हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पीईटी की मैथमेटिक्स की सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम को शुरू किया था। नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है, हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसे संख्या पद्धति कहते हैं। अब अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो भाई पहले एक काम करो, पहले नंबर सिस्टम सीरीज का पहली क्लास आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में अब तक 2 वीडियोस हम डाल चुके हैं, यानी 2 क्लासेस हम डाल चुके हैं। औसत यानी कि एवरेज चैप्टर हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। कुछ लोग कहेंगे कि भाई इतने से में क्या होगा। देखिए, पीईटी का सिलेबस इतना ज्यादा तो है नहीं कि भाई इसमें बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस आने वाले। अगर आपको कॉन्सेप्ट की भी बेसिक जानकारी है तो वो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। यानी कि अगर आपको ये भी मालूम है कि औसत क्या है, कैसे निकालते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू ही जाएं। भाई थोड़े से सवाल आने, आप उसे किसी भी तरीके से कर लोगे, इतना ज्यादा मैटर करेगा नहीं। एसएससी वगैरह में क्या होता है कि भाई क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। फिर लेवल ऑफ क्वेश्चन भी अच्छा होता है। तो अगर उसमें आप बेसिक तरीके से करने जाते हो तो क्वेश्चन जो है टाइम ज्यादा लेता है। तो वहां पर आपको एक छोटा तरीका सीखना आपकी मजबूरी है। यहाँ पर पहली बात तो क्वेश्चन का लेवल बहुत लो रहने वाला है। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि भाई बहुत मुश्किल आएगा। कम से कम मैथमेटिक्स के सेक्शन में तो आपसे मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इवन जो इंग्लिश भी है उसमें भी बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा सिलेबस उसका भी नहीं है। तो औसत हम डिस्कस कर चुके, एक वीडियो उसका है। दूसरा वीडियो इस प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम का है। सेकंड क्लास आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली क्लास में तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। हमने सिर्फ ये जानने की कोशिश की थी कि नंबर सिस्टम एक्चुअल में क्या है, क्या क्या चीज़ें और हमें नंबर्स के रिगार्डिंग मालूम होनी चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो कुछ 9-10 क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और एक और बात ध्यान रखनी है कि जब ये क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, आपको ध्यान रखना है कि अपनी नोटबुक लेके बैठना है आपको। ठीक है, नोटबुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो। और जब मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं तो ये नहीं कि तुरंत ये देखना शुरू कर दे कि भाई कैसे होगा। पहले क्या करो, अटेम्प्ट करो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो फिर हम तो आपको कराएंगे ही। देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। 666 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका क्या आंसर होगा, पहले आप इसे खुद करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ इससे पहले कि मैं इस सवाल को सॉल्व करूं। इस सवाल के रिगार्डिंग मल्टीपल डाउट्स हो सकते हैं। लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ पहले आपको। मान लीजिए कि आपको 1/2 को डिवाइड करना है, सपोज दैट 3/7 से। ठीक है, जो भिन्नों की गुणा भाग होती थी, गुणा तो डायरेक्ट ही हो जाती थी। सपोज दैट आपको गुणा करना है, इन्हीं को अगर गुणा करना होता तो अंश को अंश से, हर को हर से, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा होता। तो 3 1 is 3 और 2 7 से 14 आ रहा होता। ठीक है, लेकिन जो ये डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, उल्टा प्रोसेस होता है। इसमें आप क्या करेंगे, जो सेकंड जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा फ्रैक्शन जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, उसका आप रेसिप्रोकल लोगे और यहां पे ये प्रोसेस भी उल्टा हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल का मतलब ये है, इसका उल्टा, तो आपने प्रोसेस भी उल्टा कर देना। तो क्या हो जाएगा, 1/2। डिवीजन का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इतना। ठीक है, फिर इस तरह से क्या आ जाएगा, सेम। अब मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। 7 1 is 7 अपॉन 2 3 is 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आई है तो फिर अब इस सवाल को करने के लिए आप तैयार हैं। देखो, जो बॉड मास का रूल होता है, जो रूल बॉड मास का होता है, वैसे तो वो वी बॉड मास होता है। तो इस रूल के हिसाब से सबसे पहले आप क्या सॉल्व कर रहे होते हो, डिवीजन सॉल्व कर रहे होते हो। बाकी की मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे 2 प्रोसेस होने
और दोनों ही क्या है, डिवीजन के हैं। अब एक साथ मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिवीजन जो होता है उसमें आपका साहचर्य नियम नहीं लगता। जैसे देखो, अगर आप a इंटू बी इंटू सी करो तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करो, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आउटपुट कैसा रहेगा, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन इस तरह का हो जो कि हमें दिया हुआ भी है, अगर आप पहले इन दोनों को करके इससे कर दोगे या पहले इन दोनों को डिवाइड करके फिर इसे डिवाइड करोगे, तब आंसर कैसा आएगा, अलग आएगा। तो ये साहचर्य नियम डिवीजन में अप्लाई नहीं होता। तो सीधी सी बात है कि इस तरह से सॉल्व करना कैसा होगा, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले किसको करना है। और जब आपको ये नहीं मालूम कि भाई पहले डिवीजन में कौन सा होना है, तो सीधी सी बात है आपको साहचर्य नियम जिस पे एप्लीकेबल हो वो वाला फंक्शन लगाना, वो वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसे ऐड तो कर नहीं सकते। पर हाँ, अभी जो आपने देखा कि डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो कैसे कर पाएंगे, देखो आपके पास जो 6 है, इसे अगर मैं 6/1 लिख दूं और 3 को 3/1 लिख दूं, तो इस सवाल को कुछ ऐसा हो जाना चाहिए कि ये इसका उल्टा प्रोसेस और इसके बाद वाले का रेसिप्रोकल, फिर डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन और 3 का रेसिप्रोकल। समझ में आया? ये तो कर सकते हैं जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। पर आप देखिए 6 × 18, 18 × 3 = 54 और 18 × 7 = 126। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 37। तो अगर इस तरह का सवाल कभी आए तो ध्यान रखना है कि आप उसे इस तरह से करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं आपको बता चुका, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि पहले आप इसको डिवाइड कर दें या पहले इनको डिवाइड कर दें। अब जैसे मान लो आप इनको डिवाइड करने लगो, 2 बचेगा, फिर इससे डिवाइड करोगे 333 आ जाएगा, या फिर पहले इसको डिवाइड करो फिर इससे डिवाइड करो, तब हो सकता है। लेकिन जरूरी दोनों कंडीशन में आंसर तो सेम नहीं आता। तो आप सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप क्या करो, इन्हें मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो रेसिप्रोकल लेके। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 37। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके 3 + 33 + 333 + 3.33। कुछ लोग इसे क्या पढ़ते हैं 3.33, 3.33। ये ऐसे नहीं होता, 3.33 होता, फिर इसके बाद हर एक डिजिट अलग पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि इसे ऐड कैसे करेंगे, प्रॉब्लम है इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे डॉट है। एग्जामिनर को ये तो मालूम ही होगा कि भाई आपको ऐड करना तो आता ही है। फिर इस सवाल को देने से फायदा क्या है, सोचो भाई, जोड़ना ही तो है। जोड़ना तो आप पहली क्लास में सीखते हो, इवन LKG में भी सिखाने लगते हैं कि ऐड कैसे होगा। तो इसमें ऐसा मुश्किल क्या ही हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसने ये डॉट लगा दिया। अभी यहाँ तो बोर्ड पे डॉट बहुत बड़ी दिख रही है, पेपर में कैसी दिखाई देगी, और भी छोटी दिखाई देगी। यानी उसकी विजिबिलिटी कैसी रहेगी, कंपैरेटिवली कम रहेगी। मैं नहीं कह रही कि वो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा तो सही। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सॉरी, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, दिमाग पे ऑलरेडी प्रेशर है, फिर सवाल आ गया आसान। अब आपको लग रहा है कि आप चीते हो, तेजी से कर दोगे। आपको लगेगा ये भी 333 है, ये भी 333 है, ये हो गया भैया 666, फिर 699 और 702, और पहले ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, 702। लेकिन ध्यान रखना है कि जो डेसिमल है ये भी पूरी वैल्यू है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर्स इंटीजर्स से जुड़ते हैं, फ्रैक्शन फ्रैक्शन से जुड़ेगा। तो क्योंकि फ्रैक्शन केवल मेरे पास यहां पर है और कहीं नहीं है, तो फ्रैक्शन को तो रख लो मेरे भाई अलग। ठीक है, अब बाकी जोड़ लो। 33 इधर ही हो गया 36, 3 39, 39 में जोड़ोगे 39 33 72, 372 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 372.33। नहीं, अगर ऐसे होता है तो एक काम करो, जितने डेसिमल के डिजिट इसके पास है उतने ही सब पे लगा दो। ऐसे भी कर सकते हो अगर आप आसान तरीके से करना चाहते हो। पर ये ध्यान रखना है कि हमेशा डेसिमल जो है नंबर के बाद ही लगेगा। ठीक है, और डेसिमल के नीचे डेसिमल रखो। अब कर लो, देखो यहाँ तो 0 0 ही थे, ऐड हो गए, यहाँ तो इतना ही आना है। तो यही मैंने कहा था कि जब डेसिमल के बाद सिर्फ इतना ही है तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ तो 0 0 है, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा।
तो ऐसे करके टाइम खराब करने से अच्छा है कि हम कोशिश करें कि ऐसे डायरेक्ट ही करना आ जाए। देखो फिर 3 चौक 12, 3 3 6 और 1 7 और 7। ठीक है, तो इतना लंबा एक तो लिखने में भी टाइम खराब हुआ, सोचने में भी टाइम खराब हो गया। इससे तो बढ़िया है कि आप इन्हें डायरेक्ट करना सीखो। और अगर एग्जाम में कंपटीशन में बैठे हो तो भाई इतना तो करना आना ही चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, 12 की घात 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 432। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन दिया है और लास्ट में आप डिवाइड कर रहे हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको इसके नीचे लिख सकते थे। यानी कि अगर आप इसे यहाँ ना लिख करके ऐसे लिख दो तो भी क्या रहेगा, सही है। ठीक है, चलो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, वही ध्यान दो, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी 36 है, ये भी 36 है। देखो जरा, 36 से कम 36, 36 दूनी 72। ठीक है, समझ में आया भाई। 6 की पावर 2 कितना होता है, 6 की पावर 2 है वो होता है 6 गुणा 6 यानी कि 36। 36 से मैंने से काटा, 36 से कम 36 बचा 7, 36 दूनी 72। ठीक है, उधर ये 6 की पावर 2 भी 36 है तो 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36। कितना आ जाएगा, 12 तिया 36। अब आपके पास क्या बच गया, 12 की घात 3 गुणा 3, फिर बाकी सब तो कट गया। तो 12 की घात 3 का मतलब ये है 12 12 144 गुणा 12 गुणा 3। भाई 12 की पावर 2 144 होती है, तीसरी ये रही। 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 2 52, 12 कम 12। ठीक है, 28 तिया 84, 5184। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5184। एक बार फिर से बता देता हूँ, देख लो। अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई ऐसे में मुश्किल लग रहा है तो ऐसे भी कर सकते थे, देखो खोल के भी कर सकते थे। आप इसे ऐसे कर लो, 12 गुणा 12 गुणा 12 पे 3 पावर है, 3 बार खुल गया। ऐसे कर लो, 4 पावर है, यहाँ लिख देता हूँ 6 अपॉन में कितना है 432। अब ऐसे करोगे तो फिर अलग अलग काटना पड़ेगा। चलो मैं 12 से काट देता हूँ, 12 तिया 36, 12 6 72, 12 तिया 36, 3 दूनी 6। अब देखो 12 एक ये रहा और एक 6 दूनी 12 ये रहा। कितना था हमारे पास, तो आ गया तो 12 गुणा 12 गुणा 6 6 36। इनको मल्टीप्लाई करोगे भी आ जाएगा, 6 6 24। ठीक है, तो ये 5184 आ जाएगा। पर ऐसे करने में क्या रहेगा, थोड़ा सा लंबा रह जाएगा। ऐसे करोगे तो क्या रहेगा आपका, छोटा हो जाएगा। तो कोशिश ये करोगे कैलकुलेशन जितनी छोटी हो सके। और कैलकुलेशन छोटी कैसे होगी, ऐसा तो है नहीं कि भाई इसका कोई मूल मंत्र है कि भाई ये घुट्टी पी ली और कैलकुलेशन छोटी करनी आ गई। देखो कैलकुलेशन छोटी करनी तो आएगी प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा सवाल करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे दिमाग में एस्पेक्ट आएंगे कि भाई इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा तुम्हारी एक्सपर्टीज इस चीज में, कैलकुलेशन में अच्छी हो जाएगी। कुछ लोग स्पेशली कैलकुलेशन के सोचते हैं कि सेशन ले ले हम तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। मैं देखो वो भी ठीक है, अगर आप वो कर सकते हो तो बढ़िया है, लेकिन सारी कैलकुलेशन तो वहां से छोटे नहीं कर सकते ना। दिमाग में किसी भी नए सवाल को देख के तुरंत ही आना चाहिए, ये क्लिक होना चाहिए कि भाई ये सवाल इस तरह से अगर मैं अप्रोच लगाऊं इसे करने की तो ये अप्रोच कैसी रहेगी, बेस्ट रहेगी, सबसे छोटी रहेगी। वो आएगा कहाँ से, वो तो मेरे भाई एक प्रैक्टिस से आएगा ना। तो जितने ज्यादा सवाल करोगे उतने ज्यादा अपने आप दिमाग चलने लगेगा कि भाई इसको ऐसे करना चाहिए, इस तरह के सवाल दिखाई दे रहा तो फिर ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आंसर आपका है 5184। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये सवाल कैलकुलेटिव होगा, लेकिन सवाल इतना मुश्किल है नहीं। इस तरह के सवाल को देखो, चाहो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब आप कहोगे सर आपने तो थोड़ी देर पहले कहा कि भाई ज्यादा हमें ट्रिक्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सवाल कैसे हो सकते हैं, जब हमें कैलकुलेशन करने का टाइम मिलेगा इसमें तो हम टाइम ले लेते हैं, ज्यादा सवाल आएंगे नहीं। वो भी ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर मान लो कि किसी एक सवाल में कोई तरीका सीख के हमारा टाइम बच जाता है तो कोशिश ये करो कि बच जाए।
देखो सारे सवाल तो ऐसे है नहीं कि भाई ट्रिक पे बेस्ड होंगे, और जो तुम्हारा यूपी पीईटी का टेस्ट है वो इतना मुश्किल भी नहीं है कि भाई इसमें इतने ही मुश्किल सवाल आते हैं कि भाई आपको अटका ही दे। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हो और कैलकुलेशन अच्छी है तो मैं कहता हूँ गो फॉर इट, करो ऐसे ही। लेकिन देखो ये 4 डिजिट का हो गया, ये 3 डिजिट का हो गया, तीनों डिजिट भी 9 हो गए। कैलकुलेशन के लंबे होने का मतलब क्या है, उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है। भाई कैलकुलेशन जितनी लेंथी करोगे गलती होने के चांसेस भी तो ज्यादा रहेंगे। और वहां पे एग्जाम हॉल में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जो चीज आ रही होती है वो भी वहां जा रही होती है, दिमाग में वही नहीं आ रही होती कि यार सुबह तो पढ़ा था, सुबह तो सवाल किया था, कल तो किया था, हमेशा तो करता हूँ, अब क्यों नहीं हो रहा। तो जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उसमें फायदा ये होगा कि आपके गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1000 -1 कर दो। अब इसमें देखो क्या है, 0 की तो मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ना। मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ नया आता नहीं। तो सीधी सी बात है कि 9 का पहाड़ा पढ़ते कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ हो भी जाती वो यहाँ होगी ही नहीं, 1 से ही तो करना है। भाई 1 से गुणा करोगे, जब 1000 को इससे गुणा करोगे तो पीछे 3 0 ही तो लगानी है। ऐसे ही जब इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सीधा सीधा आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई भी हो गई और मल्टीप्लाई करी भी नहीं। अब बस करना क्या है, या इसमें से घटा देना है। मतलब जब 10 में से 7 गए तो बचे 3, इधर बचा 0, इधर बचा 1, और यहाँ बचे थे 3, 9, 8। हो गया जल्दी, इससे जल्दी करके दिखा दो। पहली बात, पहला फायदा तो जल्दी हो गया। दूसरा, इसमें गलती होने के चांसेस ना के बराबर है, इसमें गलती होगी ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई सवाल आया जैसे इसमें तो एक ही कम था, हो सकता है वो आपको 997 दे दे तो 1000 -3 कर लो। हो सकता है आपको 1002 दे दे तो 1000 +2 कर लो। इतना तो खुद सोचना पड़ेगा ना कि कब वो किसके ज्यादा है, मतलब किसके नजदीक है। 1000 से 2 ज्यादा दिख रहा है तो प्लस कर लो, 3 कम दिख रहा है तो 3 माइनस कर लो, 7 ज्यादा दिख रहा है तो 7 प्लस कर लो। इतना तो कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 3893103। आगे चलो। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में भी चाहे तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, फिर जोड़ दें, क्योंकि बॉड मास क्या कहता है कि भाई पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो। लेकिन ध्यान से देखने में मुझे पता चल रहा है कि 8796 यहाँ पर भी है और 8796 यहाँ पर भी है। और एक होता है गुणा का वितरण नियम, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती है किसकी, मल्टीप्लीकेशन की। तो देखो ये मल्टीप्लीकेशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इससे और इसके साथ। तो जो अगर एक ही नंबर डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लीकेशन में दिखे तो आप क्या कर सकते हो, उसे कॉमन ले सकते हो। मैंने इसे ले लिया कॉमन। जब इस मल्टीप्लीकेशन में से मैंने 8796 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, 23। बीच में क्या है, प्लस। बीच में अगर प्लस है तो प्लस ले लो, माइनस है तो माइनस ले लो। और यहां से भी जब आप 8796 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपका, 77 बचेगा। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, 300। ये दोनों ऐड हो गए, कितने हो जाएंगे, 300। अब देखो अब आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे होते तो 2 2 3 से कर रहे होते, फिर 7 7 से कर रहे होते। भले आपको लग रहा है कि 2 3 और 7 3 ही डिजिट से करना है, पर फिर भी यहाँ पे तो एक ही से करना है। अब इससे करोगे तो 2 0 तो ये सीधी सीधी आ गई। इधर देखो 3 6 18, 3 9 27, 3 7 21 और 2 23 और 3 8 24 आंसर। ठीक है, तो अगर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो। बीच में अगर प्लस होएगा तो बीच में प्लस लगाओ, अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप माइनस लगा रहे होते। ठीक है, इस तरह से करने पे हमेशा क्या होगा कि आपको जीरोज मिलेंगी, एक ही डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो काम आप अपने आप ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, देखो एक फॉर्मूला होता है a² - b²। अब आप कहेंगे कि पढ़ तो नंबर सिस्टम रहे और आ क्या रहा है, बीजगणित। तो एक बात ध्यान रखना कि नंबर सिस्टम को कह देते हैं कि अरिथमेटिक का टॉपिक है।
लेकिन नंबर सिस्टम अरिथमेटिक का टॉपिक दरअसल है नहीं। नंबर सिस्टम हमारा एडवांस का टॉपिक है, उसमें भी वो अलजेब्रा के अंदर आता है, क्योंकि अधिकतर सवाल आप अरिथमेटिक नंबर सिस्टम के देखेंगे जहां पर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे होते हैं। इवन अगर आप पीईटी के पिछले साल के क्वेश्चन देखेंगे 2021 के, तो पता चलेगा कि इन पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं नंबर सिस्टम के। आ जाओ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। अब ये जो 106 गुणा 106 है, ये तो 106 का स्क्वायर ही हुआ ना, और ऐसे ये कितना हो गया 94 का स्क्वायर। अभी करना क्या रह गया? करना ये रह गया कि एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। तो जब 106 को 94 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। क्लियर है? इसी पे बेस्ड एक और सवाल बताता हूँ फिर, ठीक है? पहले जरा इसे देख लेते हैं। और इसमें से जब इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? क्या 12 आ जाएगा? अब 12 दूनी 2400। कहाँ इनको मल्टीप्लाई करते, फिर मल्टीप्लाई करते, फिर घटाते, तब 2400 आता। यहां जरूरत ही नहीं है। अब देखो, इसमें एक चीज और भी आसान है। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपकी ठीक हो तो आप महसूस करोगे कि ये 100 से 6 ज्यादा है और ये 100 से 6 कम है। तो डिफरेंस इस 6 का ही है। यहाँ पे 6 कम और यहाँ पे 6 ज्यादा, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 12 का हो गया। तो जरा सा ध्यान देते तो आपको यहाँ पे माइनस भी नहीं करना पड़ता, तुरंत देख के ही पता चल रहा होता कि यहाँ पे डिफरेंस इतने का है, और जोड़ के तो 200 आ ही रहा है, 200 आ ही रहा है। तो सीधा सीधा 0 सीधी होगी और 12 दूनी 2400 आंसर आ गया। सपोज दैट कि आपसे ये कहा जाए इसका मान क्या होगा, ठीक है? एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही मैं रैंडम आपको बना के दे रहा हूं। उसने पूछ रहा है कि बताओ भाई इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूं वो क्या है खास बात, कि यहाँ पे देखो आप डिफरेंस कितने का है? 1 का। डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का था? 12 का। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह के सवाल में हो क्या रहा है कि इनको जोड़ो और डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे तो डिफरेंस कैसा है? 1 का है, तो मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होना है? कुछ फर्क नहीं आना। तो सीधा सीधा क्या कर देना, इनको जोड़ देना, वही आंसर हो जाएगा। ठीक। अब ध्यान कैसे रखना है? देखो, अगर लगातार संख्याएं आपको दी हैं, जैसे 53 और 52 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, लगातार नंबर है, एक के बाद एक आते हैं, 52 के बाद 53 आता है। तो अगर डिफरेंस 1 का है तो आपको क्या करना है? सिर्फ उनको जोड़ देना, आंसर आ गया। क्योंकि घटा के तो क्या रहना है? 1 ही रहना है। मान लो अगर डिफरेंस 2 का हो, ये ऐसे होता 53 और 51, तो इनको जोड़ो, कितना आ गया? 104, ठीक है? और मल्टीप्लाई कर दो किससे? जो डिफरेंस है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये वो सवाल हैं जिन्हें आप केवल देख के कर सकते हो, जिनमें आपको एफर्ट नहीं लगाने, मेहनत नहीं करनी। सवाल देखा, आंसर, सवाल देखा, ऑप्शन ढूंढा, टिक लगाया, आंसर। ठीक है? तो सॉरी, इस तरह का सवाल में क्या करना है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो उन दोनों को जोड़ दो और उनका डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। सीधा सीधा लिखने की जरूरत ही नहीं है कि ए स्क्वायर माइनस बी। कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, पहले ये लिखेंगे फॉर्मूला, फिर उसमें वैल्यू रखेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। आधा टाइम तो इसी में खराब कर रहे होते हैं। आ जाओ देखो। अच्छा, अब देखो जरा, मैं एक बात आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ के दिया जाए, तो ध्यान रखना हमेशा क्या आएगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। नहीं तो आप इन दोनों को क्या करो, खोल के देखो। क्या करोगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab से 2ab कट जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर वो इन्हीं का डिफरेंस पूछ ले, अगर मान लो इस तरह से दिया हो, इस सवाल में तो नहीं दिया लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले। अगर इस तरह से दिया है
तो आपका रहेगा डिफरेंस 4ab। भाई इसमें उल्टा भी हो सकता है, वो आपसे ऐसे पूछ सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो तब क्या रहेगा -4ab। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको a ले लूं और इसको मैं b मान लूं, इसको मैं a इसको b ले लूं, तो देखो नीचे भी a स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, नीचे भी b स्क्वायर दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब ऊपर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है उसके बाद क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में, तो वैल्यू हो जानी चाहिए इतनी, वैल्यू हो जानी चाहिए इतनी। और नीचे क्या दे रखा है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ही कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2। सीधी सी बात है, यहाँ संख्या कुछ भी दे रखी हो, हमें उससे मतलब ही नहीं है, a और b मान के चलो, आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सवाल तो बहुत आसान है, पर मेरे भाई आसान तभी है जब आपने कर रखा हो, जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, फॉर्मूले याद हो। अब अगर आपको यही नहीं मालूम कि भाई फॉर्मूले क्या होते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, ये सोच के डरोगे कि भाई ये बीजगणित में आते हैं, अलजेब्रा में आते हैं, पीईटी छोटा टेस्ट है उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। पीईटी के बाद और भी तो टेस्ट दोगे, पीईटी पार करके कोई नौकरी तो लगनी नहीं भाई, एलिजिबिलिटी टेस्ट ही तो है, वो भी प्रीलिमिनरी लेवल का। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी कोई फॉर्म निकालेगी, तब तुम उसे भरोगे, तब कहीं नौकरी लगेगी। इसका सिर्फ इतना ही तो मतलब है कि भाई तुम कोई फॉर्म भर ही नहीं सकते यूपी ट्रिपल एससी का। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पुलिस का कोई फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि यूपी पुलिस के अगर कांस्टेबल के निकले या हेड कॉन्स्ट या फिर यूपीएसआई के निकले, वो फॉर्म यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू नहीं निकलेंगे। ये पीईटी के थ्रू जो पोस्ट आपको मिलेंगी, मतलब इसके बाद जो फॉर्म आप भर सकते हो, वो सब आपकी ऑफिशियल होंगी, मतलब जिसमें आप ऑफिस में बैठोगे। लेकिन जो आपके पुलिस की हैं वो तो कैसी हैं भाई, वो तो फील्ड की जॉब है सारी, तो वो इसके अंदर नहीं आएंगी। तो ये सवाल आपने, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो फिर एक काम करो, वीडियो को दोबारा से देखो, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो कह रहा है अगर ये वैल्यू इतनी है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी। भाई देखो, फिर से वही आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इनको जोड़ो, मतलब इनके सम को इनके डिफरेंस से माइनस कर दो। अब आप 64 में से 36 घटाएंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, 20x, 25 से 100 और 28 पंजे 140, x कितना आ जाएगा आपका 140। अब आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे कि मैंने तो सवाल कर दिया बड़ी जल्दी, लेकिन इसके लिए आपने ये महसूस नहीं किया होगा कि मैंने 28 का भी पहाड़ा पढ़ा है। देखो, कैलकुलेशन तेज करने के लिए जरूरी नहीं कि आप कैलकुलेशन के तरीके सीखो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बेसिक सी जो बचपन से हमारी ठीक हो जानी चाहिए थी, या बचपन से हमारी ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन तब तो हमने किया नहीं। और ऐसा नहीं है कि अभी भी हम उन्हें ना करें, जैसे कि टेबल्स हम लोग बचपन में याद नहीं करते थे, लेकिन वो कितने इफेक्टिव हो सकते हैं कैलकुलेशन को छोटा करने में, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप 7 से भी गुणा कर रहे होगे। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग इतने बढ़िया होते हैं कि मान लो 38 गुणा 7 करना है, तो क्या करेंगे, वो ऐसे करेंगे 38, हाँ भाई 7 एकम 7, 7 दूनी, ऐसे तो फिर हो लिया काम। आपको दिखना चाहिए कि 7 56 होता है, 7 21 होता है। और इतना काम करने के लिए वो पहले इतना लिखेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर तो भाई मेरे हो गया काम, फिर तो सिलेक्शन ही ले लिया तुमने जरूर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, टेबल चाहे 7 का हो चाहे 17 का हो, टेबल जितने ज्यादा याद हो सके, कुछ लोग कहते हैं कि 25 तक याद हो, मैं तो 25 तक क्यों याद हो, मैं तो कह रहा हूँ 100 तक याद करो, जितने ज्यादा याद करोगे उतना फायदा होगा। अब तुम लोग कहोगे कि अब यहाँ पहाड़ी याद करने बैठे, वो भी मैं नहीं कह रहा। देखो, पहाड़े याद करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पहाड़े याद करो रटो उन्हें बैठ के, लेकिन जब कभी भी अगर पहाड़े की जरूरत पड़ रही है तो कोशिश करो ना कि तुम उसे जल्द से जल्दी सॉल्व करो। अब जैसे मान लो 28 का ही पहाड़ा पढ़ना था और 5 बार पढ़ना है, ठीक है, 10 तक पहाड़े तो सबको याद रहते होंगे। अगर तुम्हें 10 तक भी पहाड़े याद नहीं है तो फिर भैया खेती वेती देखो, फिर तो नहीं होगा कुछ भी।
10 तक पहाड़े सबको याद होते हैं। मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये 8 है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये है मेरे भाई 20। ठीक है, क्योंकि अगर ये 2 होता और ये 8 होता तो फिर तो 8 होता तो 10 कहते इसे, और ये 20 और 8 28 है ना। पहले पुराने टाइम में गिनती सिखाते थे ऐसे बताते थे, 2 दहाई और क्या था 8 इकाई, 20 8 28 ऐसे बोला करते थे पहले के लोग, है ना। हमने तो खैर सीखा नहीं है, और आपने तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की तो आपने तो बिल्कुल नहीं सीखा होगा, हिंदी मीडियम वालों को भी नहीं सिखाते, लेकिन वहां पे सिखाते बहुत बढ़िया थे। वहां पे पता रहता था बच्चे को कि भैया ये 2 नहीं है, ये क्या है 20 है। अब यहाँ 20 पंजे है और 8 पंजे हैं, 8 पंजे 40 और 20 पंजे 100, और 100 और 40 कितने हो गए 140। बस करना क्या है कि इसकी आदत आपको ऐसी डालनी है कि आप मन मन में कर सको, और ये कैलकुलेशन आसान होती है मेरे हिसाब से। इसे मन मन में करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसानी से हो सकता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी जल्दी इसमें एक्सपर्टीज हो जाएगी, तो पहाड़े याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ओके, अब देखो ये क्या दिया हुआ है आपको। अगर इस पूरे को a मान लूं तो a इंटू ए, मतलब पूरे को नहीं, सॉरी 957 को अगर ये मान लूं तो ये क्या हो गया a मल्टीप्लाइड बाई a यानी कि a क्यूब। अगर 143 को अगर मैं b मान लूं तो बीच में क्या है प्लस, ये हो गया b क्यूब। नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर, फिर a इंटू b प्लस में बी स्क्वायर। अब अगर आपको ये मालूम है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है तो सवाल आपका ही खत्म हो जाता है। लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपके नीचे दिखाई दे रहा है आपको। इससे आप इसे काट दो, बच गया कितना ए प्लस बी। तो आपने क्या करना है 957 प्लस 143। अच्छा एक बात और महसूस करना, इससे पहले एक सवाल आया था, मैं दिखाई देता हूं आपको। इससे पहले एक सवाल किया था हमने ये वाला, क्योंकि इसमें सारा ही कटना था, इसमें सारा का सारा कट जाना था। क्या बचना था, 2 बचना था। इसलिए अगर आप देखो इनको जोड़ के कुछ पूरा नहीं बनेगा, 56 में 87 जोड़ोगे 143 आएगा, ठीक है। लेकिन यहां देखो इस सवाल में एंड में जुड़ना है, तो आप देखोगे कि 57 और 43 कितना होता है 100 होता है। एंड में कैसी आ रही है, पूरी 2 0 आ रही है। 100 ये हो गया और 9 और 1 1000 ये हो गया, तो 1100 आंसर आ गया। तो एग्जामिनर सवाल मुश्किल पूछता ही नहीं है, बस हमारे दिमाग में डर रहता है कि भाई सवाल मुश्किल है। अगर उसे जुड़वाना होगा तो आसानी से जुड़वाएगा, और अगर उसे जुड़वाना नहीं होगा तो सवालों कितना तिरछा पूछ लेगा, जैसे यहाँ दिया है। या उसे मालूम था कि जुड़ेगा ही नहीं, और अगर तुम जोड़ोगे ही तो तुम पागल हो, है ना, फिर तो तुम सवाल में टाइम लोगे। और उसे ये भी पता है कि जो इसे जोड़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होना, वो तुम्हें अटकाने तो यही चाह रहा है। अब परेशानी ये है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाते नहीं, लगे पड़े भाई साहब हैं, काका जी लगे हुए यहाँ, इधर इनको स्क्वायर निकाल रहे हैं, फिर इनका स्क्वायर निकाल रहे हैं, फिर यहाँ ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं कि यार सवाल नहीं हुआ और सवाल करने में कुछ था नहीं। और यहाँ देखो जब उसने चाहा कि आप इसे जोड़ोगे तो उसने कैलकुलेशन इतनी आसान रखी कि मुश्किल से आपको टाइम लगेगा। भाई जिसको 57 और 43 जोड़ने में नहीं आते फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके गए होगे तो आपको सीधे सीधे पता चलने की 100 तो ये हो गए और बाकी 1000 ये रहे, तो 1100 आंसर। तो जोड़ने में टाइम लग कहाँ रहा है, और टाइम लगाते हैं हम अकलमंदी से। हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पहले वो बना देंगे, कॉलमनर फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 957 143, फिर में जोड़ेंगे। अच्छा 1100 का आंसर मेरे भाई, ये तो दिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो एक आखिरी सवाल हमारा रह गया है। यहाँ ये कह रहा है कि 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, यानी कि 100 तक की सभी नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या मैंने बताई थी कल की क्लास, अगर आपने देखी होगी, कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स। इन नेचुरल नंबर्स का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी ऐड करना है। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं को जो कि 1 से शुरू होके कहीं तक की भी n तक की पूछी जाए तो उनका सम क्या होता है,
अगर आपने मेरी एवरेज वाली क्लास देखी है तो उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। अगर नहीं देखी तो मेरे भाई पहले उसे क्या कर रहे हो, पहले उसे देख के आओ। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। अब जब ये n x a ये सब आ जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आ जाते हैं, गड़बड़ आ जाते हैं। हम कहते हैं यार ये कैसे होगा, ये कौन याद करेगा। याद कुछ नहीं करना। आखिरी संख्या क्या है 100 तक की में, आखिरी संख्या 100 हो गई, समझ में आ रही है। 100 लो, अगली संख्या लो और 2 से भाग कर दो। जहां तक की भी पूछिए, 50 तक की पूछ ली मान लिया, 50 गुणा में अगली संख्या 51/2। अब इसे काटो और गुणा कर दो। आंसर कितना आसान है, 50 से कम 50, 50 से कम 50। ठीक है, बस शर्त यह है कि आपको याद हो कि भाई करना कैसे है। अगर पहली पूछी जाए ये, अगर वो ये कहने लगे भाई 51 से लेकर 100 तक की पूछो, फिर प्रोसेस अलग हो जाएगा। फिर क्या करोगे, मान लो अगर उसने पूछा होता है कि 51 से लेकर 100 तक की का बताओ, तो क्या करते, 1 से लेकर 100 तक निकालते, पहले 100 तक की का निकाल लेते इस तरह से, फिर 50 तक की का निकाल लेते और इसमें से इसका माइनस कर देते, आंसर आ जाता। भाई 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग में से अगर आप 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग घटा देंगे तो 51 से लेकर 100 तक की तो बचेंगी। ठीक है, तो इस तरह से करना था। सो आज तक हमने जो आज की क्लास में 10 क्वेश्चन तक जो डिस्कस किया है, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो पहले तो कोशिश ये करो कि भाई 1-2 बार उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिवाइंड करके देखो। लेकिन स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर एक काम आप कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालिए और जो भी आपका डाउट है जिस भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप उसे हमसे पूछ सकते हैं। जैसे हमारी टीम की नज़र उस पर पड़ेगी तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई आपको दिया जाए। हाँ, अगर कोई सजेशन भी है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।